ट्रेजेडी आ गई है और महीना कैसे चलेगा। अर्जेंट खर्च के लिए देना है वो देंगे, जरूर उनको राहत मिलेगा। अगर आपका पैसा भी किसी प्राइवेट या सरकारी बैंक में जमा है तो आज दिन भर आपको भी अपने पैसों को लेकर चिंता होती रही होगी, क्योंकि देश के एक बड़े प्राइवेट बैंक से जुड़ी खबर ने भारत के करोड़ों बैंक खाता धारकों को एक बार फिर से परेशान कर दिया है। आज से करीब 5 महीने पहले पीएमसी बैंक घोटाले की खबर आई थी और उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों के लिए खाते से पैसे निकालने की एक सीमा तय कर दी थी और अब यस बैंक के ग्राहकों के सामने भी ऐसी ही स्थिति आ गई है। कल शाम 6 बजे वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि यस बैंक के ग्राहक अगले 1 महीने तक बैंक से सिर्फ 50,000 रुपए तक की राशि ही निकाल पाएंगे। इस खबर के आने के बाद से इस बैंक के ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया और लोगों को लगने लगा कि पीएमसी बैंक की तरह यहां भी हालात अब काबू से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस बार सरकार और आरबीआई समय रहते वो सारे कदम उठा रहे हैं जिससे बैंक को डूबने से बचाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यस बैंक के ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि बैंक में उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। बैंक की स्थिति सुधारने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। सबसे पहले आप वित्त मंत्री की बातों को सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट यस बैंक में है तो आपको क्या करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है इसमें पूरे इन्वॉल्व है और देख रहे हैं कि कैसे रेजोल्यूशन इन्वॉल्व मतलब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए रिजर्व बैंक पूरे उनके ताकत लगा रही है। नहीं, बाईपास कर चुके हैं उनके बोर्ड को। एक सीएफओ फॉर्मर सीएफओ ऑफ एसबीआई को अपॉइंट कर चुके हैं। वो रेजोल्यूशन निकालने के लिए पूरे उनके टीम के साथ बैठे हैं और रिजर्व बैंक से ये भी मुझे आश्वासन मिला है जल्द से जल्द इसका रेजोल्यूशन कर ही लेंगे और कोई डिपॉजिटर का कुछ रिस्क नहीं है, घबराने के लिए कोई कारण नहीं है। मैं आश्वासन लेकिन जो 50,000 रुपए की कैपिंग रखी गई है, जो 50,000 रुपए की कैपिंग रखी गई है उसको लेकर लोगों की बहुत परेशानी नहीं, एक विषय इसमें स्पष्ट करना चाह रही हूँ जो इससे पहले पीएमसी का मामले में भी उठाया गया कि अगर किसी के घर में कुछ खर्च उठाने के लिए शादी हो, कुछ और हो या कुछ हेल्थ रीजंस का ऑपरेशन का हो, ये सब विषयों का हैंडल करने के लिए कानूनन प्रावधान है। वो आकर के रिजर्व बैंक के जो अपॉइंटेड ऑफिसर है उनसे वो रिक्वेस्ट करने में उनको जो राहत देना है उनके पैसा बैंक से उनके अर्जेंट खर्च के लिए देना है वो देंगे। इसीलिए वो हेल्थ रीजन हो, घर में कुछ बड़ा खर्च का समय हो, जरूर उनको राहत मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आज कई सारे जो येस बैंक के जो ब्रांचेस है वहाँ पे पब्लिक की बहुत भीड़ जा चुकी है, वहाँ पे कैश का क्रंच देखा जा रहा क्योंकि वो लोग पैसे निकालने पहुंचे। मैं उस विषय को क्योंकि आप अभी उठा रहे हैं, मैं जरूर रिजर्व बैंक के साथ बात करके जो अभी कैपिंग के अंतर्गत वो निकाल सकते हैं उसके लिए सुविधा करने के लिए और कैश क्रंच ना होने के लिए मैं जरूर बात करूंगा। यानी फिलहाल जो संशय की स्थिति है वो 30 दिनों के लिए है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी कहना है कि येस बैंक पर आरबीआई का ये नियंत्रण सिर्फ 30 दिनों के लिए निर्धारित किया गया है और ये अधिकतम सीमा है। येस बैंक से जुड़ी तमाम समस्याओं को इससे पहले ही सुलझा लिया जाएगा। We have the Reserve Bank has issued has in fact issued 2 press statements, press briefs yesterday. They explain in detail the background of our decision, and your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days, which we have given, is the outer limit, and you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. येस बैंक पर आए मौजूदा संकट का कारण क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और सरकार इसे कैसे हल करने की कोशिश कर रही है, हम ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर इस बैंक में आपका भी करंट या सेविंग अकाउंट है और अगर आपने भी इस बैंक के माध्यम से कोई निवेश किया है तो आपके पैसे की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि अगर आपका येस बैंक में सैलरी अकाउंट है
तो आपके पैसों का क्या होगा? अगर आपका इस बैंक में सैलरी अकाउंट है और आपकी सैलरी 50,000 या उससे कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यस बैंक में चाहे आपका सैलरी, सेविंग या फिर करंट अकाउंट हो, आप अगले 30 दिनों में सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। सैलरी अकाउंट के मामले में आप अपनी कंपनी को किसी और बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए भी कह सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर आपकी ईएमआई, एसआईपी या इंश्योरेंस की किश्त 50,000 से ज्यादा है तो आपको परेशानी हो सकती है। 50,000 रुपए तक की किस्त वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा की किस्त बाउंस हो सकती है। तीसरा सवाल यह है कि आप किन परिस्थितियों में यस बैंक के अपने अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल सकते हैं। तो इस पर साफ कह दिया गया है कि अगर आपको घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, एजुकेशन फीस जानी है या फिर घर में शादी है तो आप इसके प्रमाण दिखाकर 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। आरबीआई ने अगले 30 दिनों के लिए बैंक के बोर्ड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। आरबीआई जल्द ही यस बैंक के लिए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश कर सकता है। बैंक की हालत सुधारने की जिम्मेदारी सरकार ने एसबीआई को सौंपी है। कुछ खबरों के मुताबिक एसबीआई और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी मिलकर यस बैंक के 49% शेयर खरीद सकते हैं। यानी इस बात की पूरी उम्मीद है कि सरकार और आरबीआई मिलकर यस बैंक को इस संकट से बाहर निकाल लेंगे और इस बैंक के ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा। यस बैंक से पैसा निकालने के लिए जो सीमा तय की गई है वो 3 अप्रैल तक लागू रहेगी, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस संकट का हल उससे पहले ही निकाल लिया जाएगा और ये सीमा भी बढ़ा दी जाएगी। यस बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, लेकिन फिलहाल ये संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए अब आप यस बैंक पर आए इस संकट की कुछ अहम वजहों के बारे में जान लीजिए। पहली वजह है बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम कोशिशों के बाद भी यस बैंक बाजार से पूंजी नहीं जुटा पा रहा था, जबकि इसकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बढ़ती जा रही थी। दूसरी वजह यह है कि जो लोग बैंक को चला रहे थे वो इस बैंक का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। पिछले कुछ महीनों में बैंक के कई निदेशकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बैंक के नए एमडी और सीईओ रवनीत गिल भी स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष करते रहे। यस बैंक घाटे में नहीं है, लेकिन बैंक के पास कैश की कमी है। 1 मार्च 2019 से लेकर अब तक लोगों ने इस बैंक से 1,02,000 रुपए निकाल लिए हैं और आपको बता दें इनमें 77,000 जो करोड़ रुपए हैं वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पर है। इसके अलावा बैंक को वित्तीय स्थिति संभालने के लिए सही निवेशक भी नहीं मिल पाए और यही वजह है कि आखिरकार आरबीआई को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन अगर आपका भी यस बैंक में अकाउंट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बजट में सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधान के मुताबिक किसी भी बैंक में जमा आपकी 5 लाख रुपए तक की जो राशि है वो सुरक्षित है, क्योंकि सरकार ने बैंक में जमा राशि पर इंश्योरेंस की रकम बढ़ा दी है। इस नियम में 27 वर्ष बाद यह परिवर्तन किया गया है। आखिरी बार 1993 में बैंक में जमा राशि पर इंश्योरेंस की रकम बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई थी, लेकिन अब आपको बैंक डूबने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपए मिलना तय है। बीमा की यह राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC द्वारा दी जाती है। 31 मार्च 2019 तक DICGC के पास डिपॉजिट इंश्योरेंस के तौर पर 97,350 करोड़ रुपए थे, जिसमें 87,890 करोड़ रुपए सरप्लस भी शामिल है। DICGC ने 1962 से लेकर अब तक कुल क्लेम सेटलमेंट के तौर पर 5,120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से ज्यादातर रकम सहकारी बैंकों के लिए थी। DICGC के तहत कुल 2,098 बैंक आते हैं, जिनमें से 1,941 सहकारी बैंक हैं। यानी यस बैंक में खाता होने के बाद भी आपको
घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारें अक्सर किसी बैंक को डूबने नहीं देती हैं और कोई ना कोई रास्ता निकालकर बैंकों को बचा लिया जाता है। इस बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में जमा राशि पर इंश्योरेंस बढ़ाने को लेकर क्या कहा था, ये आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। I wish to inform this august House that robust mechanism is in place to monitor the health of all scheduled commercial banks and that depositors' money is absolutely safe. Further, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has been permitted to increase deposit insurance coverage for a depositor, which is now standing at 1 lakh of rupees to 5 lakh per depositor. Sir, the insurance cover for a depositor is at 1 lakh now. Now we are raising it to 5 lakh for each depositor. तो यस बैंक के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई और अब इसके ग्राहकों का क्या होगा? सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम कैसे ग्राहकों के हितों की रक्षा करेंगे, ये समझने के लिए हमने आज विशेषज्ञों से भी बात की है। उनका इस पर क्या कहना है, आप ये भी सुन लीजिए। अगर उसको रोल आउट भी दिया जाता है तो क्या बैंक और ज्यादा डिफिकल्टी में आ सकती है? उसकी बजाय बेहतर यह है एक मॉरेटोरियम के द्वारा कम से कम बैंक के ऊपर का रन पहले तो बंद किया जाए, ताकि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक जो असर होती है, उसकी जो प्रभाव होता है, वो तो कम से कम रोका जा सके। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पहला नोटिफिकेशन जो है वो मॉरेटोरियम का 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक का है। उस दरमियान में डिपॉजिट होल्डर्स अपने कैश नहीं 50,000 तक की सीमा तक कैश कर सकते हैं। तो और अब जो है ये जो समय जो रेगुलेटर और गवर्नमेंट ने जो मांगा है, इस दरमियान में शायद को एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाले। मतलब या तो ऐसा हो सके कि अमालगमेशन कर दें, पर अब क्या सोल्यूशन हो सकता है वो उसका जो है ये समय जो मांगा है आरबीआई ने 30 दिनों का, उस दरमियान में आरबीआई और बैंकर्स सब मिलके कोई एक अच्छी सी व्यवस्था बनाए। इस समय में पैनिक करने के डिपॉजिटर को मेरे हिसाब से इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जो साइज ऑफ द प्रॉब्लम है उसके कंपैरिजन में जो बैलेंस शीट की साइज है वो काफ़ी काफ़ी बड़ी है, वो कंफर्ट दे सकती है डिपॉजिट होल्डर को। एक इनकन्वीनियंस के तौर पे मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि उस दरमियान में वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो उतना इनकन्वीनियंस ज़रूर रहेगा, पर उससे ज़्यादा मैं कोई और दिक्कत नहीं देख रहा। मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में भी ये क्लैरिफाई किए हैं कि पहली सेंटेंस में ही रिजर्व बैंक ने बोल दिए हैं कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। सबसे पहले अगर किसी के बारे में आरबीआई सोचता है तो वो है डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट। तो मेरे हिसाब से डिपॉजिटर्स को निश्चिंत रहना है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट किसी तरह से नुकसान की तरफ जाएगा। और दूसरे जो आपने बताया कि वो चिंता करने की, सिस्टम के बारे में चिंता करने की क्या है, उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ ये एक टाइमली स्टेप है जिसके अंतर्गत कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है इंटरवीन किया है। और कंट्री में कोई भी देश में अगर किसी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट या कोई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अफेयर ठीक रास्ते में नहीं जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेंट्रल बैंक उसमें इंटरवीन करेगा, और ये इंटरवेंशन इसीलिए हुआ। इसलिए मैं देखता हूं कि येस बैंक को सिस्टमैटिकली रिजॉल्व किया जाएगा। उसका एसेट का क्वालिटी क्या है वो देखा जाएगा, उसका मैनेजमेंट में क्या क्वालिटी क्या है वो देखा जाएगा, उसका मैनेजमेंट में क्या चेंज है वो देखा जाएगा, उसको कैसे डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए उसका एसेट्स को कैसे लाइन में लाया जाए, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी जो आरबीआई अभी शायद कंस्टिट्यूट करेगा उसमें विचार करेगी। देश के 29 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज में येस बैंक की 1120 से ज्यादा शाखाएं हैं और 1450 से ज्यादा एटीएम हैं। देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक होने की वजह से इस बैंक के ग्राहक चिंता में हैं। लेकिन यहां हम आप सभी से एक अपील करना चाहते हैं। अगर आप भी येस बैंक के ग्राहक हैं तो आपकी चिंता वाजिब है, क्योंकि होली का त्योहार करीब आ रहा है और अगर आपका पैसा बैंक में फंसता है तो आपका त्योहार फीका साबित हो सकता है।
लेकिन घबराहट या अफवाहों की वजह से पैनिक क्रिएट ना होने दें। संयम बनाकर रखें। घबराहट का शिकार होकर बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन ना लगाएं। आरबीआई और सरकार की बातों पर भरोसा रखें, क्योंकि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार और संबंधित संस्थाओं की तरफ से पूरी प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है। एक महीने के लिए 50,000, बाकी पूरे महीने भर में क्या करेगा? ईसीएस आएगी या मेरे कोई क्लियरिंग में कहीं चेक दिए है, उसका कैसा? होली का समय है और इस समय में हम अगर किसी की सैलरी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो क्या बीतेगा उन लोगों के ऊपर। ये बैंक छोड़ के दूसरे बैंक जाता हूँ तो मुझे क्या गारंटी है कि मेरा वहाँ भी पैसा सुरक्षित है? You will see very swift action from the Reserve Bank of India. I've also said that depositors' interests will be protected, the monies are safe. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जम्मू, नोएडा और पटना सहित देश के लगभग सभी बड़े शहरों में यस बैंक की ब्रांच के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यस बैंक में अपने बैंक अकाउंट्स खोले थे और आज सरकार के एक फैसले की वजह से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है। मुंबई की रहने वाली मृणाल वर्तक के पास कल शाम को बैंक अकाउंट में सैलरी आने का मैसेज आया और इसके तुरंत बाद इन्हें आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी मिली। मुझे 6 महीने पहले थोड़ा पता हो चुका था, लेकिन इतना हम लोग ने सीरियसली नहीं लिया। फिर बाद में अभी जब कल हुआ, कल शाम को एक्चुअली हमारी सैलरी भी कल शाम को ही हुई और तुरंत हम लोग जैसे ही फ़ोन पे आया मैसेजेस और वो, तो हम लोग भाग दौड़ के सब एटीएम्स में है, ऑनलाइन करे, ये सब चल रहा था। लेकिन हार्ड लक सैलरी आ गई है और महीना कैसा चलेगा वो है, क्योंकि मेरी एक सर्टेन अमाउंट है वो अंदर फंसी हुई है और उस पे ही महीना चल रहा है, तो वो मिलना चाहिए। मुंबई के ही शुभम और अक्षय के लिए भी सैलरी मिलने की खुशी कुछ ही समय बाद गायब हो गई और अब इन्हें ईएमआई चुकाने की टेंशन हो रही है। हम लोग का ईएमआई वगैरह सब था। आपकी ईएमआई चल रही है? ईएमआई चल रहा है या। फिर अभी आज सुबह कितने बजे आए आप? मैं सुबह 8 बजे आया यहाँ पे। सुबह 8 बजे। और अभी क्या स्टेटस है? आप पैसे मिले हैं आपको? अभी ये टोकन जो अभी तक नहीं आया मेरा नंबर अभी तक यहाँ पे। कितने बजे मैसेज आया कि आपकी पेमेंट हो गई है? मैसेज आया 7:15 के चेहरे पे खुशी आ गई होगी आप? हाँ, लेकिन जब ये सब सुना सब पूरा वाट लग गया पूरा, क्योंकि अभी देखो 10-12 हज़ार पेमेंट आता है, घर पे देना होता है, घर का भी, क्योंकि एक माँ बाप आस लेके, हाँ, तो सब नहीं हो सकता। एक तो नेट बैंकिंग में इन लोगों ने बंद किया है, सब एप्लीकेशन सब पूरा ब्लॉक, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, एटीएम में गया एटीएम से भी नहीं निकल रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब यस बैंक सबका चहेता था। ये बाकी बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज देने के लिए जाना जाता था और इन वजहों से जिन लोगों ने इसे चुना अब वो अफसोस कर रहे हैं। मेरी बेटी का अकाउंट है यहाँ पे, तो सुबह से हम लोग लाइन में खड़े हैं इधर। सुबह से कितने बजे आ गए थे? 9:30 बजे। और कितना पैसा का अंदाजन आपका यहाँ पे डिपॉजिट? नहीं, उसका सैलरी आता है यहाँ पे। सैलरी आती है? सैलरी आती है। सैलरी नहीं निकाली थी? नहीं निकाली थी। तो मैंने बोला था उसको दूसरे बैंक में तुम्हारा अकाउंट खोल दो और उधर पैसे जमा कर दो, तो उसने तो कुछ सुना ही नहीं है। तो ऐसे हम बड़े बुजुर्ग तो बोलते हैं ना। हालांकि मुंबई में कई लोगों को इस बात की भी शिकायत है कि बैंक ने 50,000 रुपए निकालने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी और इसकी वजह से आज उनका समय बर्बाद हो गया। बैंक वालों ने पहले इन्फॉर्म करना मांगता था कि आप लोग को पैसे निकालना रहेगा तो आते टाइम एटलीस्ट चेक तो लेके आओगे। अभी हम लोग इतना टाइम लाइन में रुके कूपन लेके, अब भी मालूम पड़ रहा है हम लोग को कि हम लोग पैसे चेक रहेगा तो ही हम लोग को पैसे हम लोग निकाल सकते हैं। एटलीस्ट इन लोग ने, ये लोग हर एक चीज़ का मैसेज करते तो एटलीस्ट इसका भी इन लोग ने मैसेज। आज अपने काम छोड़ के आए हो?
हाँ, हम लोग ऑफिस से आए अभी। सुबह जाते समय हम लोगों ने देखा था, भीड़ था, लेकिन मालूम नहीं था कि पैसा नहीं मिलेगा करके। अगर अभी बोले कि चेक बुक चाहिए तब पैसा मिलेगा, तो हम लोग का उतना टाइम। देश की आर्थिक राजधानी में इस बैंक के ग्राहकों, खासकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 50,000 की लिमिट उनके लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। सोसाइटी मेंटेनेंस का जो भी मेंबर्स का फंड है वो तो हम सब इसी में लगाते हैं। यस बैंक कितना फंड है? होगा 15-20 लाख रुपया होगा। बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भरना है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा। पब्लिक का जो पैसा है उसमें तो कम से कम लॉक इन नहीं होना चाहिए। जो पब्लिक है, किसी इंस्टीट्यूशन का जो जेन्युइन पैसा पड़ा है, उतना विड्रॉल लिमिट तो होना चाहिए। वो बैंक जो एक नेता को किसी को बोलो कि 50,000 का लिमिट रखो और 50,000 ही विड्रॉ करो, तो उनके कितने डेवलपमेंट काम रुक जाएंगे। एक महीने के लिए 50,000, बाकी पूरे महीने भर में क्या करेगा? कोई बिजनेसमैन वाला है, उसका पैसा फंड अटका हुआ है। मैं खुद बिजनेस का, मेरा पूरा फंड अटका हुआ है। अगर 50,000 विड्रॉल करके क्या कर लूंगा? नोएडा के सेक्टर 50 में लोग लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। इन सभी के हाथ में नंबर लिखी हुई एक पर्ची है। इनमें से कुछ खुशकिस्मत हैं, जिन्होंने पहले ही अपना पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया। तो बाकी ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश में क्या सारे नियम सिर्फ आम आदमी के लिए ही बनाए गए हैं? फॉर्चुनेटली मैंने कल ही काफ़ी बड़ा अमाउंट अपना HDFC में ट्रांसफ़र करा है, क्योंकि मेरे को पता चला गया था कि SBI इसका कुछ टेक ओवर करने वाला है स्टेक। तो मैंने पहले ही अपना काफ़ी बड़ा अमाउंट कर दिया था, लेकिन कल रात को न्यूज़ पड़ी तो मैं जो बाकी बचा हुआ वो भी निकालना आया हूँ। जो बड़े बड़े बैंक्स वाले हैं, जो बड़े बड़े कस्टमर्स वगैरह हैं, वो पहले खेल चुके हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी लाइन में तो हम ही लोग लगते हैं। 50,000 से कुछ नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरे को रेंट भी देना होता है PG का, एंड कॉलेज की फीस भी घर वालों ने ट्रांसफर करी थी, वो भी स्टक हो गई। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, वो पैसे भी स्टक हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा। मेरा यहाँ पे सैलरी अकाउंट है, तो इन्होंने 50,000 की लिमिट फिक्स की है, बिल्कुल, कि 50,000 के ऊपर आप निकाल नहीं सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि भी मेरी अगर ECS हिट हो रही है, 50,000 तो मैंने विड्रॉल कर लिया है अभी जस्ट, ठीक है, बट मेरी अगर ECS आएगी या मेरे कोई क्लियरिंग में कहीं चेक दिए है, उसका कैसा कि वो क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि मेरा ECS हर महीने आती है, तो मेरा वो अगर वो ECS फिर क्या बाउंस करेंगे कि क्या करेंगे, तो किसी का कोई जवाब नहीं है। होली का त्योहार है, मंथ एंड का क्लोज हुआ, जो मेरे यहाँ लड़के 20 काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में कहाँ से दूंगा? और वे 50,000 से किसका काम चलेगा? मेरी फर्म के एक्सपेंसेस का काम चलेगा, उन लड़कों का घर चलेगा। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि इस केसेस में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? आम आदमी के लिए तो सब कुछ है। अगर मैं चाहता हूं तो मैं सब कुछ मॉनिटरिंग पे है। अगर हाई मैनेजमेंट लेवल पे कोई करप्शन हो रहा तो सूचना के द्वारा गवर्नमेंट को, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता होगा। पोर्टल है, सब कुछ है, तो क्यों छुपा के रखते हैं, क्यों दबा के रखते हैं? लोगों की इन दिक्कतों को सुनकर आपके भी मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको अक्टूबर 2019 में हुए PMC बैंक घोटाले को याद करना होगा। PMC बैंक घोटाले से सबक लेकर सरकार ने इस मामले पर एक्शन लिया है और आज वित्त मंत्री ने यस बैंक के ग्राहकों को उनका पैसा सुरक्षित होने का भरोसा दिया। Let me assure people that the government has, together with the Reserve Bank, continuously monitoring this matter. Well, I think RBI is giving very clear assurances. I have also said the depositors' interests will be protected. The monies are safe. सरकार ने आम लोगों के भविष्य की चिंता करते हुए इस बार जनता की जीवन भर की कमाई को बचा लिया है। आज हमने देश के बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए कई एक्सपर्ट्स से बात की और ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर आपका पैसा बैंक की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से फंस जाए तो आप क्या कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर जैसे मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है या सर्विस कंपनी में होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर उस तरह की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि बैंकिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। उसमें एक बहुत सारी बैंक है, बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस समय में पैनिक करने के डिपॉजिटरी को मेरे हिसाब से इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जो साइज ऑफ द प्रॉब्लम है उसके कंपैरिजन में जो बैलेंस शीट की साइज है वो काफी मतलब कंफर्ट दे काफी बड़ी है। आज से 3 दिनों के बाद पूरे देश में होली मनाई जाएगी, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में यस बैंक के ग्राहकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। किसी के घर में शादी है तो किसी को विदेश से आए अपने पैसों का इंतजार है। अब पैसे अपने हैं तो भी यहाँ हमारे को लाइन पे लगना पड़ रहा है, ये गलत है ना। आज RBI ने बंद किया है, या तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। मतलब बहुत ही गलत हो रहा है पब्लिक के साथ जो भी हो रहा है। लड़का बाहर है, बाहर से उसने उसकी सैलरी भेजी है, तो सैलरी उठाने के लिए क्या करने का, बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये एंडिंग चल रहा है, स्कूल में बच्चों की फी भरने की है। अबे घर पे भाई की शादी है, अभी कैश निकालने के लिए बैंक ने ऑलरेडी 50 की उसने लिमिट कर दी है, 50 से हम ज्यादा देंगे नहीं, लेकिन अभी शादी कैसे करनी क्या करनी अभी वही सोचने की बात आई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 दिनों की सीमा दी है ताकि ग्राहकों को जल्द ही उनका पैसा मिल जाए, लेकिन खाता धारक अभी भी संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि सरकार इस मामले में जरूरी कदम उठाए ताकि उनकी वर्षों की मेहनत को डूबने से बचाया जा सके। काफी मुसीबतें हैं। 50,000 तो घर खर्च और दाई नौकर, अपने राशन का सामान, किराया, ये सब देते हुए ही निकल जाता है, उसमें भी पूरा नहीं हो पाता है। और अगर उसी में 2-2 बच्चों का एडमिशन, और हमारे फादर इन लॉ बुजुर्ग हैं, उनको कभी भी किसी भी कठिनाई में तुरंत पैसों की आवश्यकता होती है। कल कुछ हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था NEFT, तो हमारे खाते से पैसा तो कट गया है, लेकिन जिनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया था उनके खाते में पैसा पहुंचा नहीं है। और अभी बैंक से संपर्क करने पे पता नहीं चल रहा है, इन लोगों को भी कुछ पता नहीं है। हमारा पैसा ऑर्गेनाइजेशंस का है, सभी को सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए ही आए थे। होली का समय है और इस समय में हम अगर किसी की सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो क्या बीतेगा उन लोगों के ऊपर, और हम क्या बोल सकेंगे। बैंक ऑफिशियल्स को खुद टोटल क्लैरिटी नहीं है कि उनका लिमिट क्या है, कहाँ तक वो मतलब कुछ एनफोर्स कर पा रहे हैं। दे डोंट हैव क्लैरिटी देमसेल्व्स। बहुत बातों पर उनको एक क्लैरिटी है कि 50,000 तक पर अकाउंट आप ड्रॉ कर सकते हो। एक आम आदमी का भी विश्वास उठ चुका है बैंक में से, बैंकिंग सेक्टर में से। तो अगर हम एक बैंक छोड़ के दूसरे बैंक जाते हैं, सपोज मैं अभी ये बैंक छोड़ के दूसरे बैंक जाता हूँ, तो मुझे क्या गारंटी है कि मेरा वहाँ भी पैसा सुरक्षित है। अभी सबकी सैलरी अकाउंट है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो सैलरीज सबके आने लगे हैं। नाउ वी डोंट नो वेयर टू गो, EMIs है सबके, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं पता। कुल मिलाकर बैंकों की जिम्मेदारी न सिर्फ आपके पैसों को सुरक्षित रखने की है, बल्कि हमारे देश में करोड़ों लोगों का जीवन बैंक में रखे पैसों के भरोसे ही चलता है। लेकिन लोगों की जिंदगी भर की कमाई को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार और RBI की भी है। इसलिए ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। अगर आप यस बैंक के ग्राहक हैं, तो सोशल मीडिया पर उड़ रही किसी भी अफवाह को सच मानकर बिना वजह बैंक के चक्कर मत लगाइए, क्योंकि हमारे देश में अफवाह और घबराहट की वजह से होने वाला नुकसान कहीं बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हमने देश के बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए कई एक्सपर्ट से बात की, काफी रिसर्च किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि इस तरह की स्थितियों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, और अगर आपका पैसा बैंक घोटाले या बैंक की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से फंस जाए तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की है कि भारत में कितने प्रकार के बैंक्स हैं। फिर हमने ये पता लगाया कि बैंक से जुड़े घोटाले कितने प्रकार के हो सकते हैं और किस तरह के बैंक्स में ज्यादातर घोटाले किए जाते हैं। हमने बैंक खोलने से जुड़े नियमों पर भी रिसर्च किया है और ये समझने की कोशिश भी की है कि एक आम बैंक खाता धारक के अधिकार क्या हैं और RBI के नियम इसको लेकर क्या कहते हैं। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के बैंक हैं। पहले हैं राष्ट्रीय बैंक, जिन्हें सरकारी बैंक भी कहा जाता है। इन बैंक्स की संख्या 18 है। सरकार ने इनमें से कुछ बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है और जल्दी यह संख्या कम हो जाएगी, जबकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या 1542 है। इसी तरह शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स की संख्या 22 है। अच्छी बात यह है कि वर्ष 1991 के बाद उदारीकरण के बाद से भारत के किसी भी कमर्शियल बैंक में रखा ग्राहकों का पैसा नहीं डूबा है। अगर कभी ऐसे हालात पैदा हुए भी हैं तो सरकार ने खराब वित्तीय स्थिति वाले बैंकों का अच्छी स्थिति वाले बैंकों के साथ विलय कर दिया है। लेकिन इस दौरान 350 कोऑपरेटिव बैंक्स की वित्तीय हालत जरूर खराब हुई है और जिन लोगों के इन बैंकों में खाते थे उन्हें इंश्योरेंस के रूप में कुल 4,822 करोड़ रुपए मिले, लेकिन किसी भी मामले में ये राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रही होगी। अब आपको यह समझना चाहिए कि ये तीनों तरह के बैंक काम कैसे करते हैं। सरकारी और प्राइवेट बैंकों का गठन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। सरकारी बैंकों का नियंत्रण सीधे वित्त मंत्रालय के हाथ में होता है, जबकि प्राइवेट बैंकों की जिम्मेदारी इनके मालिकों की होती है और इन पर निगाह रखने का काम RBI करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स अलग अलग राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर किए जाते हैं। ये बैंक्स केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यानी इन पर वित्त मंत्रालय का नियंत्रण नहीं होता। ये बैंक RBI, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत काम करते हैं। तीनों प्रकार के बैंक पैसा जमा करने, निकालने और कर्ज की सुविधा देते हैं,
लेकिन इन तीनों की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है, अब आपको ये भी समझना चाहिए। सरकारी और निजी बैंक शाखा आधारित होते हैं, यानी ये बैंक्स देश में कहीं भी अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ऐसा करने की सीमाएं तय हैं। सरकारी और निजी बैंकों का नियंत्रण सरकार और शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स सहकारिता यानी आपसी सहयोग की भावना पर आधारित होते हैं और इनका नियंत्रण भी आम लोगों का होता है, यानी ये एक लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित हैं जिसमें जनता ही मालिक है। लेकिन प्राइवेट बैंकों की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर धारकों और प्रबंधन की होती है, और जब भी ऐसे किसी बैंक पर संकट आता है तो ग्राहकों की चिंता बढ़ने लगती है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.